नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मजदूर समाचार और हमारे साथ हैं सत्यवीर जी, सामाजिक कार्यकर्ता अ, और मैं कहूं कि एक चिंतक, बुद्धिजीवी, मजदूर वर्ग के नज़रिए से चीज़ों को देखने वाले, समझने वाले, समझाने वाले और मतलब एक उम्र जो कि बहुत सारे अनुभव समेटे हुए है, बहुत दुनिया देखी है। तो हम आज अपना ज्ञानवर्धन करेंगे सत्यवीर जी के साथ और हाल फिलहाल में जो मामले हैं जिससे पूरे देश में पूरे जनमानस के लिए ये चिंतन मनन का विषय बना हुआ है, अग्निवीर अग्निपथ योजना या इसके इर्द गिर्द की तमाम सारी बातें। तो सबसे पहला हम सवाल सत्यवीर जी से यही करेंगे कि आप कैसे देखते समझते हैं अग्निवीर योजना को? देखिए, मोदी सरकार की जो असलियत है वो हर रोज़ लोगों के समझ में आती जा रही है, क्योंकि हर रोज़ वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो पूरे नंगे तौर से जो चुनिंदा कॉरपोरेट्स हैं या तो उसके हित में होता है, या जो मेहनतकश आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके खिलाफ होता है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जो ये इनका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, उसके अलावा जो भी ये करते हैं उसको अभी तुरंत समझा जा सकता है कि इनका मंशा क्या है इसके पीछे। इतनी बड़ी विपत्ति आई कोरोना काल की, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से 47 लाख से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए। उस कोरोना विपत्ति का इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया और कहाँ तक उठाते जा रहे हैं, ये अभी इस योजना से भी लागू हो गया, मतलब समझ में आ गया। जो बच्चे बेचारे गरीब गाँव के रहने वाले हैं, गरीब किसानों के, मज़दूरों के बच्चे हैं, उनको बहुत जगह, दूसरी जगह कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगिता में उनको कामयाबी नहीं मिल पाती। वो पूरी मेहनत से हर रोज़ लग के तैयारी कर रहे थे कि हमें जो है फ़ौज में जाने को मिलेगा। और फ़ौज में जाने का मतलब है कि एक तरह से उनका ज़िंदगी भर की रोटी पानी खाने की या ज़िंदगी जीने की, अपने परिवार के गुज़र बसर की कोई चिंता उनको नहीं रहेगी। पहले उनको नौकरी करनी होगी 15 साल के करीब, और यदि वो प्रमोट नहीं भी होते हैं और अधिकारी नहीं बन पाते हैं तो भी उनको बाद में पेंशन मिलेगी, एक थोड़ी इज्जतदार ज़िंदगी समाज में उनको मिलेगी और वो अपना गुज़र बसर कर पाएंगे और साथ में कुछ कर रहे हैं ये भी उनको तसल्ली होगी। अब इस योजना को लाने से पहले इस किसी भी पहलू पे इन्होंने विचार विमर्श करना, चर्चा करना ज़रूरी नहीं समझा कि जो बच्चे 3 साल से भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, कई उनमें से फिज़िकल टेस्ट पास कर चुके हैं, कई उनमें से मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें नौकरी का चांस मिलेगा। उनके लिए इन्होंने ये अग्निवीर नाम लाके, इनके पास ये नाम खोजने का ही बस इनको आता है, और वो लाके उनके सारे जो उनके ख्वाब थे उस पे पानी फेर दिया। और भले ये बात कोई मंजूर नहीं कर सकता कि तोड़-फोड़ की जाए या हिंसा की जाए, लेकिन यदि आप उसको गहराई में सोचेंगे कि जो बच्चा 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहा हो, हर रोज़ वो यही सपना देख रहा हो कि मुझे वहाँ जाने को मिलेगा, अचानक उसे मालूम पड़े कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जब वो ना उसमें जाने का रहा, ना जाने का रहा, तो उसके अंदर जो क्रोध और जो
रेस्टलेसनेस जो आएगा, ये उसी का नतीजा है कि ये लोग कर रहे हैं। हालांकि ये फिर मैं बोलूँगा कि ये इस तरह से करके भले अपनी भावना पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने आंदोलन को सही मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए आंदोलन? देखिए, आंदोलन सबसे पहला है, हमें सीखना चाहिए। हमारे देश में जो 2 कामयाब आंदोलन हुए हैं मोदी के ज़माने में, उनमें हुआ था सबसे पहले जो CAA NRC के ख़िलाफ़ महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने इनिशिएटिव लेके, एकदम साधारण मुस्लिम महिलाओं ने इनिशिएटिव लेके शाहीन बाग से शुरू किया था, और उसको बहुत ज़्यादा अनुशासित, संयमित और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखा था। उसी का परिणाम था कि वहाँ से चल के वो आंदोलन सारे देश में फैला, और अलग अलग समाज के लोग, मतलब जो टारगेट पे माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस बात को समझ के और उन लोगों के हौसले को एप्रिशिएट करके उसके साथ जुड़े। तो इन्होंने भी सबसे पहले एक यूनाइटेड फ्रंट जैसा, एक कोऑर्डिनेशन जैसा कि किसान आंदोलन में हमें देखने को मिला, ये करना चाहिए और अपनी बात को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए कि क्यों आप ये ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों रोज़गार देने के नाम पे हमारे साथ ठगी कर रहे हैं। एक तरह से सरकार ने ये मान लिया है कि हम आपको किसी को रोज़गार नहीं दे पाएंगे, ये स्थिति है। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि देश की सेना दुरुस्त हो, ज़्यादा जवान हो, उनके जो फिजूल खर्चे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो टेक्नोलॉजी के मामले हैं, या अब राफेल और जैसे कहा जाता है कि अब आमने सामने की लड़ाइयाँ नहीं होंगे, वार युद्ध, मतलब जो स्पेस वार होंगे या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सेना हमारी भी दुरुस्त रहनी चाहिए, जवान रहनी चाहिए, चुस्त रहनी चाहिए, आधुनिक रहनी चाहिए। तो ये सब कुछ सोच के जो मोदी जी कर रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? उसमें गलत क्या है? वो तो तमाम तर्क दे रहे हैं कि भाई हमने तमाम दुनिया का अध्ययन किया, तमाम बहुत चिंतन मनन किया, तमाम विशेषज्ञों विद्वानों से राय सलाह लेके ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? एक्चुअली कौन से विशेषज्ञ से, विद्वान से राय ली है, ये मोदी जी बेहतर बता सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके सारे विशेषज्ञ और विद्वान कुछ वो RSS के लोग हैं, या ये जो सामने भगवे कपड़े पहने जो आग उगलते लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं, या फिर इन्हीं से शायद किया होगा। क्योंकि इस योजना का कोई विचार विमर्श इस सरकार ने अपने अंदर भी नहीं किया। आप देखिए कि सबसे पहला जो प्रतिक्रिया थी जनरल VK सिंह की, वो क्या थी? वो ये था कि मेरे को इसकी जानकारी ही नहीं है। ये स्पष्ट वो बोल चुके हैं, आप 2 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, कि इस योजना की कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तो मैं आपको बता पाऊंगा। हालांकि कल उन्होंने पूरी तरह से अपना स्टैंड बदल लिया, कोई हैरानी की बात नहीं है। आज वो अलग बात बोल रहे हैं। तो जब जो सरकार अपने अंदर जो उनके जो अपने मेंबर्स हैं, अपने मंत्री हैं, जो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उन तक से सलाह नहीं की गई, तो कौन से विद्वान से सलाह की गई? और किस विद्वान ने ये सलाह दी उन्हें कि यदि 4 साल में आप निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो जाएंगे? अच्छा, टेक्नोलॉजी को तो समझने के लिए पहले वो ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे इस्तेमाल होती है उसके जो निटी ग्रिटी हैं, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है, उसको समझने में 4 साल लग जाएंगे, तब तक आप उसको निकाल देंगे। इतनी अपमानजनक योजना कोई दूसरी नहीं आई होगी। अगर आपके ही तर्क को हम आगे बढ़ाएं, कोई आदमी भावनाओं से संचालित होकर, भावनाओं आवेश में देश के लिए लड़ने के लिए जा रहा है, उसको आप उसकी भावनाओं को आप किस कदर कुचल रहे हैं? उसको आप पहले दिन से ही बोल रहे हैं ना उसको पेंशन मिलेगा, ना उसको ग्रेच्युटी मिलेगा, 4 साल के बाद वो निकल जाएगा।
और उसके बाद में दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके ला रहे हैं कि मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें गारंटी दूंगा। उस कैलाश विजयवर्गीय को आप देखिए, उसकी हिमाकत, मतलब ऐसी अपमानजनक बात आने का मतलब ही है कि वो खुद को क्या समझ रहा है राजा, और इन लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, किस किस हिकारत की नज़र से, मतलब किस अपमानजनक तरह से वो बच्चों को देख रहा है। इसकी तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों के साथ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो खुद को बहुत बड़े तुर्रम खां समझ रहे हैं, इनकी जो असलियत है, जो अंदर मन है, जो चिंतन है, वो कितना घटिया है एक्चुअली। अब आपने जनरल वीके सिंह की बात की, लोग भूल गए उस बात को। जनरल वीके सिंह जब सेना में थे और जब रिटायर होने वाले थे, तब उनको याद आया कि उनकी 2 जन्म तारीख हैं। एक जन्म तारीख के हिसाब से वो उस साल रिटायर होने वाले थे, एक साल बाद की थी, उससे अगले साल होने वाले थे। तो उन्होंने इतना छापा मचाया, इतना हल्ला मचाया कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, मैं तो अगले साल रिटायर होना चाहिए। इसके लिए वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं जनरल साहब, आप तो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि आपकी जन्म तारीख ये है। तो जो इंसान अपनी 1 साल की नौकरी के लिए इस कदर तड़प सकता है और कोर्ट तक जा सकते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि 4 साल के बाद वो बेचारे बच्चे जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे। और जहाँ तक इनका सवाल है कि ये हम यहाँ देंगे नौकरी, महिंद्रा बोल रहा है यहाँ देंगे, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छी स्टोरी दी थी इसी बात का जवाब देते हुए, कि अभी भी सरकारी विभागों में जहाँ 10% एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन है, वहाँ कहीं 1.4%, कहीं 1.3% इस तरीके का इनकी प्रेजेंस है। सिर्फ बैंकों में थोड़ा ज़्यादा है, वो भी 5% के आसपास है, क्योंकि जो गार्ड होते हैं बंदूक लेके उनको बिठा देते गार्ड। तो क्या इन लोगों के बहकाने में लोग आ जाएंगे? अरे जब तुम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब देने वाले हो, तुम पुलिस में जॉब देने वाले हो एक्स सर्विसमैन को, आसाम वाला बोलता है मैं और ज़्यादा देने वाला हूँ, तो आप पहले से निर्धारित कोटा है उसको पूरा करो ना। उसको कौन रोक रहा है? इन्हीं को आप देने वाले हैं। ये इनकी असली मंशा वही है जो कि कैलाश विजयवर्गीय ने बोली है। इनको ये अपनी पैदल सेना में या अपनी दंगाइयों की फौज में शामिल करेंगे, या फिर उनको जलील करेंगे कि तुम्हें हमने देखो गार्ड की नौकरी लग गई। जो लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसको सारा नॉलेज है, ग्रेजुएट है, अभी आर्मी में ऐसे थोड़ी जाता है कि कोई भी आदमी बिना पढ़ा लिखा जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय से तो सभी लोग ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, सभी लोगों को ज़्यादा ज्ञान है। तो वो कौन होता है मतलब उनको चपरासी की नौकरी देने के लिए वो बोलने वाले? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस तरीके की बातों से तो और वो गुस्सा ज़ोर से भड़कने वाला है, और ये अन्यायपूर्ण बातें हैं जो कि किसी भी हालत में जो जनहितैषी सरकार ज़रा सी भी हो उसको नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस मामले पर बहुत ज़्यादा हलचल है, चिंतन मनन है, मीडिया में खबरें ज़्यादा हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले भी हमने देखा था कि इलाहाबाद में और बिहार के बक्सर के कुछ इलाकों में ट्रेनें जलाई गई थीं, और इस तरह की और कई घटनाएं होती रहती हैं। क्या सिर्फ मिलिट्री में भर्ती और सेना में भर्ती और अग्निपथ और अग्निवीर तक ही इस बात को हमें देखना चाहिए, या समग्रता में हिंदुस्तान और सारी दुनिया में ही जो एक बेरोजगारी का मामला है और जिसको पूंजीवादी समाज के संचालक कर्णधार संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे देखना चाहिए? नहीं, सही है, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। इस घटना ने इस सोच की तरफ भी हमें ले जाने का काम किया है, जो बहुत अहम बात है। देखिए, सच्चाई ये है नरेश जी कि इसको जो व्यवस्था में हम रह रहे हैं, इसको फांसीवाद बोलते हैं। सत्ता का जो असली चरित्र है वो फांसीवाद में स्पष्ट हो जाता है, नंगा हो जाता है।
जो सबका कल्याण, सबकी बात, सबके लिए बराबरी, न्याय, सब बोलने का अधिकार, विरोध का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार, ये सब बातें कितनी दिखावे की हैं, कितनी सतही हैं, ये बात भी स्पष्ट होते जा रही है। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये मान लिया है कि हम रोजगार देने की स्थिति में नहीं हैं। अभी आपने सुना होगा, पिछले ही हफ्ते की बात है, आरबीआई के गवर्नर ने रिपो रेट बढ़ाते हुए जब घोषणा की तो बिल्कुल माना स्पष्ट रूप से कि हम महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हम जो मेजर ले रहे हैं, ये जो हम कदम उठा रहे हैं, ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए इसलिए उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम महंगाई रुक जाएगी, अगले साल तक तो इतनी ही रहने वाली है या इससे बढ़ने वाली है। असल में है क्या कि ये अब घुमा फिरा के बात करने के स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि लंका में क्या हुआ है वो हम देख रहे हैं। जब अचानक लोगों को इतनी विभत्स, इतनी भयानक सच्चाई देखने को मिलती है, तो फिर वो मंत्री जी को भी कार के साथ उठा के फेंक देते हैं, वहाँ हमने देखा है। तो अब ये थोड़ी थोड़ी इनको समझदारी आ रही है, तो ये बात को मान रहे हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे। अब ये हमने सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि सारा देश एक तरफ कंगाल होते जा रहा है और दूसरी तरफ आप गूगल करके देख लीजिए कि 2021 यानी पिछले साल अडानी की संपत्ति में हर घंटे 85 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये अब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये उन चंद लोगों की दौलतों का अंबार लगाने के लिए देश भर में महासागर बनाते जा रहे हैं, कंगाली का, एकदम दरिद्रता का। लेकिन ये बताइए, हमने अभी तक के उम्र में, अभी मोदी सरकार आने से पहले हमने इस हिंदुस्तान में यही देखा, जब से होश संभाला है, कि कुछ संगठन होते हैं, कुछ पार्टियां होती हैं, तो देश में कोई ज्वलंत मुद्दा होता है, कोई बड़ी बात हो रही होती है, तो उन पार्टियों के लोग, उनके नेता, उनके लीडरान लोगों को आह्वान करते हैं, लोगों को उद्वेलित करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और उनको लेके कोई आंदोलन खड़ा करते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से हमने देखा कि चाहे वो सीएए का मामला हो, चाहे ये जवानों वाला मामला हो, लोग पहले निकल आते हैं सड़कों पर, आम जनता पहले सड़कों पर आ जाती है और फिर उसके पीछे तमाम जो पार्टियां हैं, उनके नेता फिर उसके पीछे पीछे चलते हुए कोई कार्यक्रम, कोई चीज़ें वो करते हैं। इनमें जाहिर सी बात है कि इनमें उनके अपने स्वार्थ, अपने हित, अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं होती होंगी, लेकिन ये जो पूरी प्रवृत्ति है कि अब बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी नेता के, बिना किसी उसके, लोग अचानक से सड़कों पर आ जाते हैं और जो विरोध और इसका जो तरीका है, ये बेहद मतलब ज़्यादा धारदार होता है। तो इस प्रवृत्ति को आप कैसे देखते हैं? ये सकारात्मक चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है, या कैसे इसकी विवेचना करेंगे आप? देखिए, आपने बहुत गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा किया है। ये बात सही है कि इस देश का जो क्रांतिकारी तबका है, जो तरक्की पसंद तबका है, वो परिस्थिति के अनुरूप अपने को नहीं ला पा रहा है, जिसको बोलते हैं राइजिंग टू द ओकेजन। हालात के हिसाब से अपना किरदार ऊंचा करना, और सब लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बना के उस स्थिति को अपने काबू में करना, कंट्रोल करना ये चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें भी मैं कहूँ, इसमें भी इतना कुछ निराश होने की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने कानून बनाया था, जो सबसे खतरनाक कानून था, वो था भूमि अधिग्रहण का।
यानी 2004 में सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने अपने परम प्रिय कॉरपोरेट्स की इशारे पे, उनकी खिदमत में, जहाँ मर्जी सरकार किसानों की ज़मीन कब्जा लेगी, राष्ट्र हित में, सब राष्ट्र हित में बोला जाता है, वो राष्ट्र हित में कब्जा लेगी, फिर वो राष्ट्र हित में कॉरपोरेट्स को दे देगी। इस बात से लोग उबल पड़े थे और वो तब तक इनकी जड़ें भी उतनी गहरी नहीं हुई थी। ये हिंदू मुस्लिम का डिवाइड भी तब तक नहीं हो पाया था। इन्होंने बहुत तेजी से कदम पीछे खींच लिए थे और उसी साल उसको वापस कर लिया था। उसके बाद में दूसरा जो उदाहरण हुआ था, मैं आपको बताया कि सीए एनआरसी के खिलाफ हुआ, जिसको कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेतृत्व में एक तरह से शुरू होने की वजह से उनको दबाया गया और कई जगह में उनके साथ जातियां होके उनको मजहबी आधार पे माइनॉरिटी के हिसाब से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन ने वो बात को, जो आप बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सा गलत सिद्ध कर दिया है कि परिस्थितियां अगर ऐसी हों तो नेतृत्व को भी समझदारी आम आदमी के गुस्से से लेनी होती है, जो कि उन्होंने लेके दिखाई कि 500 संगठन है। आप सोचिए, 500 संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा इतने अनुशासित ढंग से 13 महीने तक ज़बरदस्त तरीके से मोर्चाबंदी करके, जैसे कि सेना की छावनियां होती हैं, ऐसे रहा। बहुत सारे भड़काऊ काम उसमें किए गए सत्ता की तरफ से। उनको आतंकवादी बोला गया। कई जगह तो लोग पकड़े गए, उनके पास खालिस्तान के उनके बैग में सामान मिला। किसानों ने फिर भी उनको नहीं मारा, पकड़ के पुलिस को दे दिया। तो ये बात ज़रूर है कि शुरुआत आम आदमी से हुई, लेकिन आम आदमी की समझदारी को उनके नेतृत्व ने अपनाया और उससे अपना रास्ता तय किया और ये समझ लिया कि यदि अब हम नहीं समझे तो जनता हमको भी लाइन पे लगा देगी। तो आप सोचिए कि जिन नेताओं के बारे में ये कहा जाता था कि मोदी सरकार जो है जिसको खरीदना चाहे खरीद सकती है, उनके पास अपार दौलत है, वो उन किसान नेताओं को जो क्रांतिकारी होने का दावा नहीं करते थे, खरीद नहीं पाई। एक व्यक्ति को, वीएम सिंह को खरीदा गया था, उसको भागना पड़ा और उसके साथ उसके जो काडर था वो भी नहीं गया। हाँ, जहाँ तक मज़दूरों का सवाल है, तो मज़दूरों की ज़िंदगी किसानों की ज़िंदगी जैसी नहीं है। वो आंदोलन महीनों महीनों कहीं कैंप डाल के नहीं कर पाते, क्योंकि उनको शाम को चूल्हा जलाना होता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि किस मज़दूरों की लड़ाई भी बिना किसी व्यापक संगठन के भी हर फैक्ट्री में, आप फरीदाबाद की फैक्ट्रियों की आप छानबीन करिए, हर रोज़ वहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और समझदार हो रहे हैं। और अभी का जो इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी देन मैं मान रहा हूँ अभी, हालांकि कहना पूरी तरह से ठीक नहीं रहेगा कि किस दिशा में जाएगा, लेकिन जो इनिशिएटिव खुद होके संयुक्त किसान मोर्चे ने लिया है, जो जैसे बेल सोनिका के मजदूरों ने फैसला लिया है। बेल सोनिका का मतलब, बेल सोनिका एम्प्लॉयज यूनियन, एक मारुति की वेंडर फैक्ट्री जो कि गुड़गांव में है, और सैकड़ों मजदूरों की एक अच्छी और बेहद समझदार यूनियन है। हाँ, उसके अलावा भी मजदूरों की अलग अलग यूनियनें इनके साथ आ रही हैं, छात्रों के सारे संगठन इनके साथ आ रहे हैं। तो ये एक पूरा परिदृश्य को, ये आंदोलन बदल डालने का पोटेंशियल इसमें मौजूद है। और हर इंसान ने ये, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, इस पूंजीवादी व्यवस्था की इस सड़न वाली स्टेज में इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए और इसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि युवाओं को,
गरीब किसानों को अपमानित करने वाला, जलील करने वाला जो ये योजना है, ये योजना वापस लेने तक ये आंदोलन चलाना चाहिए। और इसके आसार होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख को किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया है, उसमें मैं समझता हूं कि बहुत जोरदार लोगों की भागीदारी होगी पूरे देश के लेवल पे। और जिस योजना को ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स जो अपोजिशन पार्टीज के हैं वो मना कर चुके हैं, खारिज कर चुके हैं, उसको भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। हर रोज़ वो आर्मी के लोगों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। जिस बात को वो हमेशा बोलते रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब राजनेताओं की तरह से आप उनको खुद सामने जाने में लोगों के डर लगता है, लोगों के गुस्से से। अब वो आर्मी के अधिकारियों को सामने, मीडिया के सामने बिठा देते हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि जो एक इस मामले में पूरे में एक बेहद ऐसी एक बात आई कि जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, मालिक हैं, उन्होंने छात्रों को भड़का के ये आंदोलन कराया है। और क्या आप इसको ये सही मामले की जड़ यही है? देखिए, ये जो मोदी सरकार है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, इनको झूठ बोलने में, गुमराह करने में पीएचडी मिलनी चाहिए। अब आप बताइए कि जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, उनको क्या नुकसान होने वाला है? वो तो फिर 4 साल बाद आके ये लोग भी कोचिंग सेंटर में आने वाले हैं। उनको तो फिर हर साल ये हर 4 साल बाद एक बैच आते जाएगा उनका। ये एक मतलब लोगों के आक्रोश को दिशा हीन बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये इस तरीके के सोचे छोड़े जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सारा देश हकीकत जान चुका है और इन जुमलों से अब गुमराह होने को तैयार नहीं है। इसी बातचीत से जुड़ा हुआ एक और सवाल बनता है कि पिछले दिनों भी जब ये आंदोलन इलाहाबाद और बक्सर के इलाकों में जब हुआ था, रेलें जला दी गई थी और भयानक पुलिस का टॉर्चर भी, छात्रों का दमन, इलाहाबाद में दरवाज़ों पे बंदूक के कुंदों से तोड़ा जाना और छात्रों को पीटना, ये सब जब हमने देखा था, तो उस समय भी एक जो पटना के खान सर हैं, वो बड़ी चर्चा में आए थे। एक स्वयंभू पत्रकार जो मनीष कश्यप जी हैं, वो बड़ी चर्चा में आए थे। और जैसा ऐसा बनाने का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यही लोग इस आंदोलन के हीरो हैं। और लेकिन इन दोनों ही जिन शख्स का मैंने नाम लिया, ये दोनों ही शख्स उस वाले मामले में भी, अभी जो आंदोलन चल रहा है इस वाले मामले में भी, जैसे मैं उदाहरण दूं कि पिछले बार भी खान सर पे जो मुकदमे लगने की बात हुई, तो उनके हाव भाव और जो बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि वो कितना डर गए हैं, कितना भाग रहे हैं सारे मामले से। अभी जब इस मामले में भी मामला जो भी रहा हो, मनीष कश्यप का एक वीडियो ये घटना के समय पर, तो एक उनका वीडियो चला जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई कैसे-कैसे ये घटना हुई, क्या ये योजना है, किस वजह से है। और उसके ठीक 2 दिन बाद जब इस तरह की कोई बातें आई कि भाई मनीष यादव के ऊपर अब कोई कार्रवाई मनीष कश्यप के ऊपर अब कोई कार्रवाई बन सकती है, हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो जयपुर से एक लाइव वीडियो करते हैं कि नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो मनीष कश्यप मैं हूँ और मनीष यादव कोई और है, वो मनीष यादव का नाम था। मतलब कि इतना डर जाना, इतना घबरा जाना। और एक तरफ ये होता है कि यही लोग हीरो बनने की भी कोशिश करते हैं या इनको बनाया जाता है। आप जो आंदोलनरत छात्र हैं, उनको क्या आगाह करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों की क्या भूमिका इस आंदोलन में है? और क्या ऐसे लोग इस आंदोलन के नायक हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते हैं, तो कैसे नायक होंगे? किनको नायक होना चाहिए? देखिए, हमारे देश में बदकिस्मती से हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा आसानी से चल जाता है। ये हमारे समाज की कमज़ोरी है कि मुस्लिम लोगों पे, माइनॉरिटी लोगों पे अन्याय को देख के जो गैर मुस्लिम हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, उनको आक्रोश आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। उसकी जगह एक सेक्शन है जो उस बात से खुश होता है।
ये स्थिति हम दुर्भाग्य से देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। इस खेल को जमाने में ये मौजूदा सत्ता महारत हासिल कर चुकी है, क्योंकि उनका शुरू से यही मेन काम रहा है। लेकिन ऐसे किसी भी तिकड़मबाजी से अब लोग दिग्भ्रमित नहीं होते। और मैं तो आप जैसे एक उदाहरण दिया, ऐसे कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि बिकाऊ मीडिया, आतंकी मीडिया, गोदी मीडिया कहना तो अभी बहुत हल्का वर्ड हो गया। वो बहुत हैं, बिक चुके हैं, सड़ चुके हैं, उनका भी हिसाब किताब किया जा रहा है। एक दो जगह ऐसे भी घटनाएं सुनने को मिली हैं कि ये बात को वो समझ रहे हैं। मैंने बिहार के स्टूडेंट्स का काफ़ी इंटरव्यू जो इसमें आ रहा है वो देखा है। वो बहुत ही समझदारी की बातें कर रहे थे। उनका तो ये भी कहना था कि ये जो तोड़ फोड़ की गतिविधियां, कार्रवाइयां, आगजनी वगैरह की हो रही हैं, इसमें भी जो हाथ है वो स्टूडेंट्स से ज़्यादा इंस्टिगेशन करने का काम जो कुछ शरारती तत्व हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कि हर दंगे के सामने उपलब्ध रहते हैं, ऐसे लोगों का काम है। तो आप सोचिए कि जो बच्चा 18-19 साल की उम्र में ये देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको ये गुमराह नहीं कर पाएंगे। और इस किस्म के अशप कश्यप जो नेतागिरी या हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको जीरो बना देंगे स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा, आपको तो अभी की बात याद कर मतलब है, श्रीलंका का मैं फिर उदाहरण दूंगा। जो लोग उनको सिंघली 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 करके पाठ पढ़ाते थे और लोग बहक जाते थे, वही लोग उनको तलाशते नजर आए जो ये भड़काने वाले लोग होते थे। सबसे ज़्यादा जो गुस्से का शिकार थे, जिनको गली गली ढूंढते फिर रहे थे, जो बोल रहे थे कि हमें बताया जाता था कि तुम्हारे दुश्मन तो मुसलमान हैं और क्रिश्चियन हैं। ऐसे कुछ लोगों की अच्छी खासी खातिरदारी वहाँ हुई, क्योंकि इस पाखंड को आदमी समझ लेता है। कोई आदमी इतना मूर्ख नहीं है और कोई इतना ये जीनियस नहीं है, ये दंगा कराने वाले, जो कि ये हमेशा करते जाए। तो ये अभी स्थिति ऐसी नहीं बची है। और अभी क्या है, इन्होंने जो आगे कदम लेने हैं, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों को बांटना तो एक मीन्स था, साधन था। अभी तो इन्होंने ये काम करना है। ये योजना लागू नहीं हो रही तो आगे बैंक में अर्थवीर लाने वाले हैं बैंक में, फिर रेलवीर लाने वाले हैं, फिर बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। तो ये अब खेल चलने वाला नहीं है। ये जो स्थिति है, लोग इनसे हिसाब मांगेंगे, तो पूछेंगे कि भैया ये बताओ तुम कि मुसलमान जिम्मेदार हैं क्या, तुम ये योजना लाए हो, ये जो अपनी कौन सा वीर बना रहे हो हमें तुम्हें। अभी एक दिन मेरा भी नाम में सत्यवीर आता है, मुझे भी डर लगने लगा कि वीर लोग समझेंगे कोई, ये भी तो कोई ग्रुप का आदमी नहीं। हर किस्म का अर्थवीर, फलाना वीर, ढिमका वीर। तो ये नौटंकी जो है अभी एक्सपोज हो चुकी है, नहीं चलने वाली। मदारी के सारे खेल, या मदारी के झोले में कुछ बचा नहीं, खाली हो गया वो। हाँ, अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए कि आप अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे और मोदी सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, छात्रों को तो संदेश यही है कि अपने आत्मसम्मान की कीमत पे आप मत समझौता कीजिए। आपकी जो लड़ाई है, जो आपकी तहरीक है, वो जायज़ है, वो सही है। आर्मी के भी बहुत सारे लोग ये बात समझा रहे हैं, ये बात दिखा रहे हैं कि भैया अगर 4 साल में जवान करने के लिए पुलिस आर्मी को युवा बनाने के लिए जवान को अगर 4 साल में निकाला जाता है, तो अफसरों पे क्यों लागू ना हो रूल? अफसरों को भी 4-4 साल। तो सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं।
उन्हें अपना संयुक्त मोर्चा बना के दृढ़ता के साथ ये आंदोलन चलाना चाहिए। गलत बात के खिलाफ आंदोलन करना, जन आंदोलन करना हर एक आदमी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। साथ ही वो हमारे ही बच्चे हैं, तो हम जो अभिभावक हैं उन लोगों को भी उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहिए, जैसे कि किसान हो रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं मोदी जी को क्या कहना चाहूँगा, तो इतने विलक्षण प्रतिभावान आदमी को मेरे को कुछ कहने को है नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर उन्हें याद दिलाऊंगा जो मैंने इसमें नोट किया हुआ है कि वो जो अभी लोगों की पेंशन पे नज़र रख रहे हैं, कभी गरीबों के राशन कार्ड पे नज़र रख रहे हैं और अपना रिसोर्सेज की कमी बता रहे हैं, उनको मैं ये बताऊंगा कि मोदी जी, आपने जो कॉरपोरेट टैक्स कम किया था, उस अकेले कॉरपोरेट टैक्स कम करने से 1,45,000 करोड़ रुपए का आपने गिफ्ट दिया कॉरपोरेट्स को। इस खजाने को कौन खाली कर रहा है, ये आप गौर कीजिए। आप मन की बात कहने के बड़े शौकीन हैं, एक दिन भाइयों बहनों को ये मन की बात भी बताइए कि खजाना कैसे खाली हो रहा है। आप सोचिए कि ह्यूस्टन में आपने देखा होगा, 2019 की बात है, जब मोदी 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 हो रहा था और अमेरिका के चुनाव में भी घुस गए थे ट्रंप के फेवर में। उसके बाद में, तुरंत बाद में, मतलब दूसरे ही दिन, जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 30 से घटा के 22% किया और जो नई कंपनियां हैं उनका 25% से 15% किया। 1,45,000 करोड़ खजाना खाली हो गया। दूसरी तरफ कटौती कहाँ करते हैं, जो मिड डे मील है उसमें 600 करोड़ का काट लिया। यानी गरीब के पेट में अगर 1 रुपया जा रहा है तो उनको दर्द है, कॉरपोरेट्स को लाखों करोड़ देने में उनको दर्द नहीं आता। जो 10,08,000 करोड़ के 10.8 लाख करोड़ के जो कर्ज माफ़ी हुई है पिछले 8 सालों में, वो बताया जाए देश को कि वो किन किन लोगों का कर्जा था और वो क्यों उसको माफ़ किया गया। जो पिछले साल का बजट है, आप, मैं ये बिल्कुल जो बिजनेस स्टैंडर्ड के आंकड़े बता रहा हूँ कि कस्टम ड्यूटी को कम करके अकेले सोना, हीरा जवाहरात पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 75,592 करोड़ रुपए की कम की गई, जो कि टोटल कम की गई का 1/4 है। जो टोटल टैक्स कंसेशन है पिछले 10 साल में, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, वो 42.08 ट्रिलियन है जो कॉरपोरेट्स को टैक्सों से छूट दी गई है। जो कॉरपोरेट्स को छूट दी जाती है उस पर कभी बजट में चर्चा नहीं होती। बजट में चर्चा हो रही होती है कि साइकिल के टायर की कीमत 2 रुपये घटा दी, तो भाषण हो रहे हैं, विशेषज्ञ बोल रहे हैं। बजट का जो एनेक्जर 7 है, उस एनेक्जर 7 में ये उल्लेख होता है कि किस किस मद में कॉरपोरेट्स को कितनी छूट दी गई है। तो अकेले पिछले साल 5 लाख करोड़ के आसपास जो है वो कॉरपोरेट को छूट दी गई है, टैक्सेज में, ड्यूटीज़ में, ये सारा। तो ये जो सारा खजाना खाली हो रहा है, ये कॉरपोरेट्स की तरफ जा रहा है, उनके अंबार खड़े हो रहे हैं। और ये आप जो लोगों को रोज़गार देने में कटौती करना, उनको पेंशन से महरूम कर देना, जो थोड़ा सा सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने की आदमी पेंशन से गुजारा कर लेता है, वो भी छीन लेना, ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है। आप इससे बाज आइए, क्योंकि लोग ये सारा खेल जान चुके हैं। अब वो आगे मूर्ख बनने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये मामला इस तरीके से आता होगा या सोचते होंगे कि ये मोदी सरकार ने आके, ये भाजपा सरकार ने आके सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो क्या अगर कांग्रेस की ही सरकार कंटिन्यूटी में रहती और संजोग से इत्तेफाकन अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा होता और बेरोजगारी का मामला बहुत ठीक हो गया होता? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, ये सवाल
जो आपने किया है उसका जवाब ये है कि मूल चरित्र में तो बीजेपी और कांग्रेस के कोई अंतर नहीं है। कॉरपोरेट्स की सेवा कांग्रेस पार्टी अपने जन्म से ही करती आई है। वो अब दूसरा कुछ करेगी ये उम्मीद पालना गलत है। लेकिन आज जो आर्थिक स्थिति जिस क्रिटिकल फेज में आ चुकी है, उसमें फांसीवादी एजेंडे को वो शायद इतनी दृढ़ता से, इतने आक्रामक रूप से ना रख पाते जितना कि ये रख पा रहे हैं। बस इतना मामूली सा अंतर है कि इनकी जगह वो आने से उतनी राहत ज़रूर महसूस होगी कि आदमी सांस ले सके, लड़ सके। ये अंतर के सिवा मूल चरित्र में अंतर नहीं है, क्योंकि ये जो सारी योजनाएं हैं, जो नई आर्थिक नीति है, जो अपना लिबरलाइजेशन का जो दौर है, जो कि पूंजीवाद का ही एक दूसरा स्वरूप है, तो ये लाने वाले कांग्रेसी थे। ये सारी जो योजनाएं हैं उन्हीं की दौर में आई हैं। लेकिन वो इतना आक्रामक रूप से, इतना संवेदनहीन तरीके से ना कर पाते जितना ये कर पा रहे हैं। लेकिन कॉरपोरेट्स के पास अभी इस व्यवस्था को खड़ा करने का कोई साधन नहीं बचा है। जैसे कोई रोगी अपने आखिरी स्टेज में होता है और उसकी एक चीज़ ठीक करने जाओ तो दूसरी खराब हो जाती है, उस स्टेज में ये व्यवस्था है। इसमें अब वो इसीलिए जो भी ये करे, सारा कॉरपोरेट इनके साथ है कि भाई ये अदरवाइज तो ये व्यवस्था डूब ही जाने वाली है, और डूबना है ही इसको, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसमें अभी किसी सुधार हो जाएगा, अच्छा जनवाद आ जाएगा, फिर से लोगों को सब वही आज़ादियाँ मिलेंगी जो एक ज़माने में पूंजीवाद ने दी थी। अब वो बात का कोई कहने का अर्थ नहीं है, वैसा नहीं होने वाला है। अब एक ऐसे विशेष सवाल की तरफ मैं आपको ऐसे विशेष सवाल पे अपना ज्ञानवर्धन चाहूँगा, जिस संदर्भ पे अभी तक हम बातचीत कर रहे थे, उस संदर्भ से बेहद बृहत्तर परिधि वाला सवाल है। मैं ये आपसे पूछूंगा, ये कहूँगा कि अभी सारे देश के नौजवान इस बात के लिए बेचैन हैं, या उनको इस बात की तकलीफ़ है, इस बात पे आक्रोश है कि वो सेना में नहीं जा पाएंगे, या वाजिब तरीके से नहीं जा पाएंगे, या पहले की तरह नहीं जा पाएंगे, सेना में नहीं जा पाएंगे। आप भी, या आप जैसे तमाम जो मोदी के पक्ष के बुद्धिजीवी हैं, उनकी तो बात ही निराली है, लेकिन जो जन पक्षधर बुद्धिजीवी हैं, मैं उसमें आपको भी गिनता हूँ और आप जैसे तमाम और लोग, वो लोग भी, मतलब उनकी बातचीत में भी बातचीत का दायरा या चीज़ें यहाँ तक रहती हैं कि भाई मोदी सरकार गलत कर रही है, और जैसा पहले था वैसा होना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, सेना को मजबूत होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, जवान होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि सेनाओं की ज़रूरत ही क्यों है? सेना होती क्या है? इंसान द्वारा इंसान को गोली मारा जाना, इंसान द्वारा इंसान के गर्दन काटा जाना, इंसान द्वारा तोप से दूसरे पक्ष के इंसानों को तोप से उड़ा दिया जाना, यही सब कुछ तो सेना करती है। और इन सेनाओं की ज़रूरत किसे है? देश की मेहनतकश जनता को ये सेना रहे या ना रहे, और इसी देश के नहीं, पूरी दुनिया के मेहनतकश जनता को सेनाएं रहें या ना रहें, बॉर्डर देशों के जो बॉर्डर हैं वो रहें या ना रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस वाले मामले को थोड़ा-सा समझाइए एक व्यक्ति के बतौर। मैं तो ये चाहता हूँ कि सेनाओं की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, सेनाएँ होनी ही नहीं चाहिए। सेनाएँ असल में करती क्या हैं? सेनाएँ खून बहाती हैं, सेनाएँ मनुष्य की हत्याएँ करती है, सेनाएँ मनुष्य की जान लेती हैं, सेनाएँ कितने महिलाओं को विधवा बनाती है, कितने बच्चों को अनाथ बनाती हैं, कितने तबाही के मंज़र हमने दुनिया के तमाम कोनों में देखे हैं। अभी भी रूस और यूक्रेन में जो हम देख रहे हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई सेनाएँ ही ख़त्म हो जानी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? कैसे समझाएँगे मुझे? हाँ, नहीं, आपकी बात बहुत नेक है, लेकिन वो हमें उसको फिर से जैसे हमने बात शुरू की थी कि भावनाओं से थोड़ा-सा हट के गंभीरता से उस पे मनन करना पड़ेगा। देखिए, सेना भी
सत्ता का अंग होता है। जब तक सत्ता रहेंगी तब तक सेनाएं भी रहेंगी, और जब तक समाज में वर्ग विभाजन रहेगा, अमीर गरीब मालिक मजदूर रहेगा, तब तक सत्ता रहेगी। तो जो मार्क्स ने बात अच्छी तरह से समझाई है कि एक स्टेज आएगी इंसान के विकास के क्रम में जब वर्ग विभाजन मिट जाएगा तो सत्ता भी मिट जाएगी। लेकिन उस बात को हम आज समझ सकते हैं लेकिन लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये विनाश लीला जो अलग अलग सत्ताधारी वर्गों ने देशों के हिसाब से ज़मीन बांट के, इलाकों के हिसाब से ज़मीन बांट के की हुई है, इस व्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से ही हम इससे निकल सकते हैं। आज हम कोई बोले कि सत्ता नहीं रहेगी या सेना नहीं रहेगी, ये ख्याली बात हो जाएगी। आज का सबसे बड़ा काम है कि जो पूंजीवादी सत्ता दिन ब दिन खूंखार होती जा रही है, उस पूंजीवाद को ख़त्म करके एक ऐसा समाज निर्मित होना चाहिए जहाँ इंसान का सम्मान हो, जहाँ श्रम का सम्मान हो, जहाँ मेहनत का सम्मान हो, सारा प्राकृतिक संसाधन सारे समाज का हो, सारा उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए ना हो के समाज की ज़रूरतों के हिसाब से हो। वो समाज व्यवस्था जिसको हम समाजवाद कहते हैं, जो कि रूस के मजदूरों ने 1917 में ला के दिखाया, सबसे पहले हमें उस समाजवादी समाज की स्थापना के लिए काम करना पड़ेगा। तब हम ये कह सकते हैं कि फौज को ख़त्म करने की दिशा में, या मतलब हिंसा को, मारामारी को ख़त्म करने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उस स्टेज में भी किसी न किसी रूप में जहनियत में एक दूसरा वर्ग विद्यमान रहता है, इसलिए उसमें भी सत्ता रहती है और उसमें भी सेना रहती है। तो सेना का काम कोएर्शन है, ये बात सही है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन होगा, ये लाजमी होगा। एक दिन एक समाज बनेगा जब समाज में वर्ग विभाजन नहीं होगा, जब ये देशों की लकीरें भी नहीं होंगी, जब रूस यूक्रेन का झगड़ा नहीं होगा, जब अमेरिका की दादागिरी दुनिया भर में नहीं चलने वाली। तो वैसा समाज बनाना, जिस समाज को कि साम्यवाद नाम दिया गया मार्क्स द्वारा, उस समाज की तरफ हम आगे कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए शोषित पीड़ित लोगों को संगठित करना, समझाना, ये काम में हमें लगना पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज ये अलग अलग किस्म के वीर योजनाएं आते जाएंगी, क्योंकि खुद होके कोई व्यवस्था नहीं ख़त्म होती है। क्योंकि पिछले ही साल उसका जब इतना मुनाफा हुआ है, तो इस कुछ लोगों का किसी भी तरह से सारे संसाधन बेच के या जो भी तरीका होगा, वो उनका हित सधता रहता है, इसलिए वो व्यवस्था को ख़त्म अपने आप नहीं होने देते हैं। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवीर जी, बहुत ज्ञानवर्धन किया आपने हमारा, और हमें बताया कि मोदी सरकार की पोल खुलती जा रही है, उनके चेहरे पे से जो नकाब है वो उतरता जा रहा है, और नौजवानों को भी थोड़े बेहतर परिवेश में सारे मामले को देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। और ये जो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के बतौर नौजवानों का गुस्सा सड़कों पे है, वो रेलगाड़ियों पे, बसों पे निकल रहा है, और जनता भी कहीं ना कहीं, आम जनता भी उससे परेशान हो रही है, जो कि इस आंदोलन के लिए वाजिब चीज़ नहीं होगी। तो एक बेहतर व्यवस्था के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के, किसान आंदोलन से सीखते हुए, CNRC आंदोलन चला रही महिलाओं से सीखते हुए, समझते हुए, इस आंदोलन को एक वाजिब मकाम तक पहुंचाना, जहां पर ये सिर्फ मोदी सरकार के ये जो सेना में
बदलाव और तमाम चीज़ें करके कुल मिला के पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की, इससे इतर और भी तमाम योजनाएं जिन पे सत्यवीर जी इशारा करते थे। वो कह रहे थे कि आगे बैंक भी आएंगे तो स्कूल के मास्टर भी हो जाएंगे, तो वो तमाम और भी सारी चीज़ों में आएंगे। इन सबको ही हमें समझना है, जानना है और सारे मसले के खिलाफ एक वाजिब आंदोलन खड़ा करना है, जिसके लिए वाजिब चेतना पे खड़ा होना और वाजिब बेहतर एक सांगठनिक तौर तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना ज़रूरी होगा। हम फिर से मजदूर वर्ग के किसी बात विचार समाचार के साथ आपको जोड़ेंगे। धन्यवाद।